हेलो बच्चों, उम्मीद है आप रोजाना की तरह ठीक होंगे। आज 9th क्लास के लिए जो हमारा वीडियो थर्ड है उसमें हम पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि हमारा शरीर और पेड़ पौधों का शरीर कई हजार करोड़ों संख्याओं में कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जीवन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। मैंने आपको ये बात भी बता दी थी इससे पहले पार्ट में कि जो कोशिकाएं होती है वो दो तरह की होंगी, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। हालांकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है, ठीक है, आधुनिक कोशिकाएं हैं, वो दो तरह की होती है, मतलब जंतु और पादप ये ही दो तरह की होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो अलग होती है। ठीक है, आज इसका डायग्राम मैंने आपके यहाँ सामने बनाया हुआ है। कुछ खास खास जो इसके कोशिकांग है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई पादप कोशिका की संरचना का डायग्राम है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी गई एक पादप कोशिका है, मतलब ये वो वाली कोशिका है भैया जो पेड़ पौधों के अंदर आती है। ठीक है, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो अब इसको शुरू करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपकी समझ में आ पाएगा इसकी संरचना। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पादप कोशिका होती है उसके अगर हम भाग की बात करें तो मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य और रिक्तिकाएं। प्यारे बच्चों, जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल, यानी कि इस वाली जो बाहर वाली आप दीवार देख रहे हो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है तो आप सिंपल सी बात क्या कहोगे, सेलुलोज कहोगे, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। ये सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन के हाइड्रेट, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मुख्यतः ये होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक जटिल संरचना के रूप में, एक हार्ड कठोर संरचना के रूप में जो पादप कोशिका की भित्ति है वो बनी होती है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, ये निर्जीव होती है, मतलब इसमें जीवन नहीं होता, ये केवल प्रासरण का काम करती है, एक माध्यम का काम करती है। इन कोशिकाओं के अंदर जो छोटे छोटे कोशिकांग हैं इनके लिए एक क्या है, एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का कार्य आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। प्यारे बच्चों, जो जीव द्रव्य है उसको हमने अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जीव द्रव्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक कोशिका द्रव्य यानी कि एक साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य, और दूसरा है आपका केंद्रक, यानी कि आपका एक तो साइटोप्लाज्मा हो जाएगा, अंदर वाले की बात कर रहा है, और दूसरा हो जाएगा आपका केंद्रक। ये सारा का सारा भाग, यानी कि जो बीच वाला भाग होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। प्यारे बच्चों, जो कोशिका द्रव्य होता है ये एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इस तरल पदार्थ के अंदर ये देखिए जरा, ये पूरी कोशिका में क्या है, तरल पदार्थ है, जीवित पदार्थ है, और इसी के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कोशिका द्रव्य के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये जो कोशिकांग आप देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ठीक है, और केंद्रक, राइबोसोम, अंतःप्रदवी जालिका, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इनकी संख्या कम ली है, धीरे धीरे हम इनके अध्ययन करते रहेंगे आगे वीडियो में, तो आप अभी अपनी सुविधा के हिसाब से इतने से भी समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब केंद्रक, बात करते हैं केंद्रक की। प्यारे बच्चों, जो केंद्रक होता है कोशिका के एकदम बीच वाले भाग में होता है, मतलब सेंटर वाले भाग में ये होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर
केंद्रिका भी होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो इस तरह के तार पड़े हुए हैं कोशिका के अंदर, ये क्या होते हैं? ये क्रोमेटिन होते हैं, मतलब गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पर डीएनए आरएनए भी होता है। मतलब एक पीढ़ी के लक्षण जब अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं तो वो इसी का ही कमाल होता है बच्चों। आप कह सकते हो कि जब सेल का डेवलप होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, तो उसमें केंद्रक के अंदर जो कोशिकाएं हैं, मतलब जो छोटे छोटे अवयव है केंद्रक के अंदर, डीएनए, आरएनए, ठीक है, गुणसूत्र, ये सभी चीजें उस क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रक हो जाएगा। इसकी जो बाहरी झिल्ली है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक मेम्ब्रेन आप इसको कह सकते हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है राइबोसोम। पहले बच्चों जो आप देख रहे हो छोटे छोटे गोल गोल, ठीक है, ये क्या है? ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम इस तरह के होते हैं। ठीक है, इनकी संरचना राइबोसोम की इस तरह से होती है। और राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। कई बार एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है कि भैया राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम का कार्य होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या है? एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है बच्चों। और इसकी जो संरचना होती है वो इस तरह की होती है, देख पा रहे होंगे आप, ये इस तरह से इसकी संरचना जो है होती है। और ये दो तरह की होती है, एक का नाम है RER, एक का नाम है SER। मतलब एक खुरदरी होती है और एक चीकनी होती है। मतलब इसका एक भाग खुरदरा होगा और एक भाग इसका चिकना होगा। ठीक है, फिलहाल इसकी संरचना जो बनी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने इसके जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर ये यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर वसा का संश्लेषण होता है। इसके अंदर अंतःप्रदवी जालिका के अंदर वसा का संश्लेषण होता है। और इसका जो कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉइड है, इस तरह की चीजें भी यहाँ पर होती है। और प्रोटीन का संश्लेषण भी आप कह सकते हो कि अंतःप्रदवी जालिका में होता है। इसका नाम ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम होता है। ठीक है जी, चलते हैं। रिक्तिकाएं, वेस्कुलस। प्यारे बच्चों नाम से पता चल रहा है कि रिक्तिका, रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान। आप जब क्वेश्चन करते हो ना तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जिनको फिल करना होता है, फिलअप होते हैं, यानी कि स्पेस होता है। कोशिका में दो, पादप कोशिका में दो बड़े बड़े रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। प्यारे बच्चों इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मा है, यानी कि जो जीवित पदार्थ, यानी कि जीव द्रव्य है, वो इनके अंदर नहीं होता। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाए हैं, ये बिल्कुल खाली होते हैं ऐसे ही। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? वेस्कुलस, यानी कि इनको वेस्कुलस रिक्तिका कहते हैं। पादप कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है। बात करते हैं गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, इसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। अभी तो गोल्जी बॉडी है, देखिए इसमें क्या होता है। गोल्जी बॉडी इस तरह की होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है? प्यारे बच्चों में गोल्जी बॉडी के बारे में आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की थी, इसी कारण इसका नाम गोल्जी काय पड़ा। ठीक है, तो गोल्जी मीन्स कैमिलो गोल्जी। ठीक है, अब देखिए जरा, इसका कार्य मुख्यतः होता है कि कोशिका में जो छोटे छोटे कोशिका या कुछ अवयवी कण इधर उधर भटक रहे हो तो उनको क्या करना, उनको एक निश्चित स्थान प्रदान करना होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो कार्य एक पुलिस ट्रैफिक करती है रोड पर, वही कार्य यहाँ पर गोल्जी बॉडी करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका में गोल्जी काय का क्या कार्य है, तो आप कह सकते हो कि भैया
पुलिस ट्रैफिक की तरह कार्य करता है। पुलिस ट्रैफिक, आप समझ सकते हो कि पुलिस ट्रैफिक क्या कार्य करती है। रोड पर आने जाने वालों को सुविधाएं प्रदान करती है ताकि रोड पर दुर्घटनाएं न हो सके। तो ऐसा ही कुछ कार्य यहाँ पर गोल्जी काय का होता है। ठीक है, पुलिस ट्रैफिक का कार्य। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा कोशिकांग पुलिस ट्रैफिक की तरह कार्य करता है, तो आप वहां पर गोल्जी बॉडी कह सकते हो। ये क्वेश्चन कई तरह के कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख पा रहे होंगे, ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह की इसकी संरचना होती है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। चप्पल या जूते के आकार की इसकी जो संरचना है होती है। अल्टमान ने इसकी खोज की थी। वैसे तो प्यारे बच्चों, जो हमारी कोशिका है, जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे संबंधित बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। बेंडा है, अल्टमान है, ठीक है, बायोप्लास्ट, तो इस तरह के नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम था वो बायोप्लास्ट ही था। ये इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की, यानी कि जूते के आकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं, जो इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। यानी बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये कोशिका का, कोशिकांग है। इसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। मैं बात अगर कार्य की करूं तो इसके कार्य जो होंगे, श्वसन का यानी कि ऊर्जा ग्रह का कार्य होगा। ठीक है, अगर आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पूछे जाते हैं तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक पावर हाउस की तरह कार्य करता है। पावर हाउस मीन्स ऊर्जा ग्रह। पावर हाउस का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है पावर हाउस। ठीक है, ऊर्जा ग्रह। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से कोशिकांग को पावर हाउस के नाम से जानते हैं, तो आप वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्लिक कर देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हरित लवक। हरित लवक, प्यारे बच्चों, हरित लवक का मतलब है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो हरित लवक है उन्हीं के कारण ही पेड़ पौधों का रंग जो है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। और ग्रीनिंग के अलावा आपने देखा होगा कोई फूल गुलाबी होता है, व्हाइट होता है, लाल होता है, तो सब ये कलर भी, ठीक है, कहीं ना कहीं हरित लवक से ही जुड़े हुए हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो किसके अंदर होती है, हरित लवक के अंदर होती है। हरित लवक प्लास्टिड, ठीक है, आप कह सकते हो एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट। ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा द्वारा ही क्या करता है, यहाँ पर अपने लिए ऊर्जा बनाता है, अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी बहुत ज्यादा क्या है, कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त रोल है। आप कह सकते हो कि अगर हरित लवक नहीं होता कोशिका में, पादप कोशिका में, तो पेड़ पौधों का रंग जो आप देखते हो वो शायद ना होता। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर हरित लवक हमारी कोशिकाओं के अंदर भी होता तो हम भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक जगह खड़े होकर पानी का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपने लिए भोजन तैयार कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है और हरित लवक में ही ये इस तरह की घटनाएं होती है। समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, तो हरित लवक के कारण ही पादप कोशिकाएं जो है सूर्य के प्रकाश द्वारा अपने लिए ऊर्जा का निर्माण करती रहती है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी जो कोशिका की संरचना है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों जो मैंने आपको खास कोशिकाओं के बारे में समझाया है आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको छोटे छोटे खंडों के रूप में इनको बांटकर पढ़ेंगे। धन्यवाद।